Now we are going to discuss about the media regulations, past papers and exam style questions. ठीक है, we need to understand few things कि यार किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस तरह से हमें उसको अटेम्प्ट करना है. The first of all is you need to understand the marking criteria. ठीक है, आपके पास सेक्शन ए के क्वेश्चंस होंगे, मीडिया रेगुलेशन के क्वेश्चन आएंगे and there will be 15 marks question. ठीक है जी. For the 15 marks question, if we are going to divide these 15 marks, 3 marks for key terms, 3 marks for how meaning is created, how meaning is created. देखो ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एनालिसिस. ठीक है जी. 3 marks for examples. 3 marks for IC key terms बेटा. ठीक है. 3 marks for examples जिसको हम कहते हैं केस स्टडीज. एंड नो केस स्टडी नो मार्क्स. हाँ, ये बात ध्यान में रखना, केस स्टडीज नहीं होंगी, मार्क्स नहीं हो सकते, क्योंकि आप केस स्टडीज को ही एनालाइज कर रहे होगे बात सारी. फिर 3 marks फॉर जक्सटापोजिशन. अब यहाँ पे जक्सटापोजिशन कैसे क्रिएट होगी, डिफरेंट क्रॉस कल्चरल एनालिसिस से. लेट्स सपोज हाईएस्ट रैंकिंग कंट्रीज विद द लोएस्ट रैंकिंग कंट्रीज. ठीक है, ठीक है. जक्सटापोजिशन क्रिएट हो गया. ठीक है, अब क्या हो गया, क्रॉस कल्चरल एनालिसिस. ठीक है जी. अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं जनाब. देखिए, आपके 3 marks पर जो की टर्म्स है ना, एवरीथिंग इज लिंक्ड विद द केस स्टडीज. समझ में आई बात? ठीक है. फिर इसको जो 3 ये वाले जक्सटापोजिशन के जो मार्क्स है ना, इसको एग्जामिनर कहता है कॉन्टेक्स्ट एंड डिबेट्स. ठीक है. अब जी, we have done with key terms, we have done with the meaning is created. ठीक है. फिर the 3 marks are for media concepts. ठीक है, हमारे पास जैसे कि उसमें होते थे. ठीक है, AS में होते थे. ठीक है, ओवरऑल कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करके एग्जामिनर मार्क्स करता है यहाँ पे. अच्छा, अब एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ आपको समझानी है यहाँ पे. ठीक है, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स को, एओज को अंडरस्टैंड करना है यहाँ पे. ठीक है, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं उनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है. जो एग्जामिनर आपको AO1, AO2, AO3 के नाम पे मार्क्स आपको ग्रांट कर रहा होता है. ठीक है. देखें, ये कॉन्टेक्स्ट एंड डिबेट्स और आपके मीडिया कॉन्सेप्ट्स, ये दोनों असेसमेंट ऑब्जेक्टिव नंबर 1 के मार्क्स में काउंट होते हैं. ठीक है. फिर आपका जो यूज़ ऑफ टर्मिनोलॉजी है, ये भी AO1 में फॉलो इन करता है. और एनालिसिस ऑफ हाउ मीनिंग इज क्रिएटेड और यूज ऑफ एग्जांपल्स, जिसको हम केस स्टडीज कहते हैं, ये दोनों AO2 में फॉलो इन करते हैं. एग्जामिनर आपको जो मार्क्स देगा वो देगा AO1 में 9 मार्क्स देगा और AO2 में आपको 6 मार्क्स ग्रांट करेगा. सही है. इस तरह से आपके पास आंसर स्क्रिप्ट में मार्क्स आएंगे. ठीक है. अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूं. ठीक है, सवाल है हमारे पास मई जून 2025 का. सही है. 2025 का क्वेश्चन है. ठीक है. क्वेश्चन कह रहा है असेस द effectiveness
assess the effectiveness of the sanctions imposed by media regulators. Imposed by media regulators. अब ये सवाल है बहुत ही सिंपल सा, ठीक है। एक्चुअल में ये इफेक्टिवनेस ऑफ मीडिया रेगुलेशंस की बात कर रहा है कि भाई जो रेगुलेटर है क्या उसकी इफेक्टिवनेस हमेशा चलती रहती है या इफेक्टिवनेस चलती नहीं रहती, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली क्या होता है, बहुत ही सिंपल सी बात है, हमारे पास क्या है, बहुत ही सिंपल सी बात है, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आया हुआ है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ही मीडिया रेगुलेशन से आ रहा होता है, ठीक है। अब हमने क्या बात करनी है, क्या मीडिया रेगुलेटर्स जो होते हैं वो जो इम्पोज करते हैं मेथोडोलॉजीज, जो टेक्निक्स इम्पोज करते हैं, क्या उनके रिजल्ट्स मिल पाते हैं या रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। समझ में आई बात, ट्रिकी सवाल है। अब हमने पढ़ा था पीसीसी, प्रेस कंप्लेंट कमीशन, वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को मीट नहीं कर सका था, सही है, क्यों, इट वॉज अ टूथलेस टाइगर, उनके पास कंट्रोल ही नहीं था। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। फिर हमारे पास कई मरतबा फील्ड मीडिया रेगुलेशंस होती हैं, सही है। अब इसमें क्या है मेरा बेटा, एक तरफ आप फील्ड मीडिया रेगुलेशंस की बात करोगे और दूसरी तरफ आप बात करोगे सक्सेस ऑफ मीडिया रेगुलेशंस, ठीक है। कई मरतबा मीडिया रेगुलेशंस की सक्सेस भी होती है, ठीक है। अब आप डिजिटल मीडिया रेगुलेशन पाकिस्तान की एग्जांपल दे सकते हो कि भाई वहाँ पे डीपीआई हो रहा है, सब कुछ चीज़ें हो रही हैं, उसका इम्पैक्ट होता है, ठीक है। पबजी बैन हो सकता है। फिर आप वीपीएन की बात भी कर सकते हो कि भाई आप लोग वीपीएन भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा कई मरतबा हेट स्पीच का एलिमेंट आ जाता है, हेट स्पीच को कंट्रोल किया जाता है। अब इसके अंदर पाकिस्तान का पीका एक्ट है इन पाकिस्तान। फिर आप दूसरी तरफ बोलोगे लोग इसको पर्सनल मकसद के लिए भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा डिफेमेशन के लॉज हैं, हर चीज़ का एक दूसरा कॉन्टेक्स्ट भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ताकि ट्रुथ और एक्यूरेसी फॉलो की जा सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हम आप इसमें बात करेंगे कि भाई जो नेचर ऑफ ऑफकॉम आ गया कि भाई BBFC है वो किस तरीके से फिल्म्स को रेगुलेट करता है। अब हो पाती भी हैं या नहीं हो पाती। अब लेट से वो फिल्म ब्लैक में मिल रही हैं, कोई बच्चा क्लासिफाई कंटेंट से अलावा भी कंटेंट कंज्यूम कर सकता है, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली इसमें क्या हो सकता है कि भाई आप लेविसन इंक्वायरी की प्रेस रेगुलेशंस की बात करोगे, प्रेस इन UK, ब्रिटिश बोर्ड ऑफ फिल्म क्लासिफिकेशन, बेटा जो फिल्म्स को क्लासिफाई करता है, सही है। अच्छा, इसके अलावा कई मरतबा सेल्फ रेगुलेशन की बात होती है। आप जब सेल्फ रेगुलेशन की बात करेंगे तो डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन को नहीं भूलेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो कई मरतबा अब क्या हो गया, VPN आ गया, ठीक है, वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स आ गए लाइक YouTube वगैरह, वहाँ पे एक्सेस करना किसी लिए मुश्किल काम नहीं है। आपने क्लासिफाई किया हुआ कंटेंट, कोई भी बंदा अब 18 लिख के एक्सेस कर सकता है कंटेंट, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा पब्लिक अंडरस्टैंडिंग, क्रॉस कल्चर एनालिसिस, एक सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, दूसरी सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल है, ठीक है। इस तरीके से आप एनालिसिस को डेवलप करेंगे, ठीक है। अब देखें, आपने अप्रॉक्सीमेट, मैं कहता हूँ यू नीड टू राइट 5 to 6 paragraphs with case studies, ठीक है। आपने पैराग्राफ का स्ट्रक्चर क्या होगा आपका,
इंट्रोडक्शन ऑफ आर्गुमेंट, explanation of argument, case studies, link back with the argument. ठीक है, आपने इस फॉर्मेट पे रखते हुए आपने कंटेंट को डेवलप करना है। इज इट क्लियर टू यू ऑल? अब देखिए, एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझें, दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, मिनिमम 3 to 4 केस स्टडीज आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अब लिख लें अपने पास इस चीज़ को कि एंड केस स्टडीज शुड बी फ्रॉम लास्ट 5 years। ठीक है, यानी 3 to 4 केस स्टडीज होनी चाहिए विद इन लास्ट 5 years। ठीक है, अब ऑटोमेटिकली सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है हमारे पास, वो ये होती है कि हम अपने केस स्टडी को रेफर करें क्वेश्चन की टाइप के साथ, क्वेश्चन की टाइप के साथ। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैंने अभी कई मतलब बच्चों के आंसर स्क्रिप्ट देखे थे। ठीक है, और मैंने एक चीज़ नोटिस की कि काफ़ी सारे बच्चों ने लिंकिंग में मिस्टेक की है। ठीक ठाक रेफर कर रहे हैं बट उसको लिंक नहीं कर रहे। ठीक है, सही है। अब ये टाइप ऑफ क्वेश्चन, मैं अभी टाइप ऑफ क्वेश्चन भी आपको समझा रहा हूँ। टाइप ऑफ क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, एंड रेफर योर केस स्टडी विद द क्वेश्चन टाइप। ठीक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू कि आपने अपनी क्वेश्चन को टाइप के साथ लिंक करना है। ठीक है, अच्छा एक टेक्निक बता रहा हूँ आर्गुमेंट को स्टैब्लिश करने की और आर्गुमेंट को एंड करने की, लिंक बैक करने की। वो ये होती है कि स्टार्ट और एंड योर पैराग्राफ विद द क्वेश्चन स्टेटमेंट। जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ना, स्टार्ट और एंड योर पैराग्राफ विद द क्वेश्चन स्टेटमेंट। आप अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट के साथ स्टार्ट करो या एंड करो, इससे होता है ये लिंकेज ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। आप अनइंटेंशनली उस बात को बोलोगे, आप खुद ब खुद आपकी अकल बोलेगी यार मैं ये बात जो लिख रहा हूँ ये बात लिंक नहीं कर रही इसके। अगर हम दोनों जगह ही वो रीस्टेट करते हैं बात, वो बहुत अच्छी बात है, वो तो बहुत अच्छी बात है। और मतलब उसको ऑफ कोर्स इंट्रोडक्शन बिल्कुल कंक्लूजन की तरह, बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन वो ऐसा ही। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, जो सबसे ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं और ये अपने पास मिस्टेक करते हैं, और थोड़ी सी इसकी प्लानिंग भी पहले से करके जाएं, अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, मैं आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं, किस तरह के टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर। जी जी जी, फोर्थ पॉइंट ये है कि अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, अच्छा जी, अब आते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस के साथ। अब मैं आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी बताऊंगा और उसके साथ ये भी बताऊंगा कि भाई ये जो क्वेश्चंस की जो टाइप हैं, ये आप इसको लिंक कैसे करोगे, डेवलप कैसे करोगे, इसका कंपैरिजन किससे क्रिएट करोगे। सबसे पहले आती है हिस्ट्री ऑफ मीडिया रेगुलेशंस का के जो क्वेश्चंस हैं ना वो आते हैं। अब एक फ्रेज बता रहा हूँ, वो अपने पास लिख लें, रिफ्लेक्ट्स इट्स पीरियड। यानी कि अगर कभी एग्जाम में आए रिफ्लेक्ट्स इट्स पीरियड, इन्वर्टेड कॉमास में साइड पे लिख लें कि ये टर्म यूज करता है रिफ्लेक्ट इट्स पीरियड। इसका मतलब एग्जामिनर जो है आपसे थोड़ी सी पीरियड। ठीक है, अच्छा अब हिस्ट्री ऑफ मीडिया रेगुलेशन को कंपेयर विद कंटेम्प्रेरी मीडिया रेगुलेशंस, कंपेयर विद कंटेम्प्रेरी मीडिया रेगुलेशन। कि आप कंटेम्प्रेरी मीडिया रेगुलेशन में यूएसए आ जाता है, यूके आ जाता है, आप आओगे डिजिटल मीडिया रेगुलेशंस पे। ठीक है, कंपेयर विद कंटेम्प्रेरी मीडिया रेगुलेशन, एग्जैक्टली। ठीक है, कि जब आप हिस्टोरिकल रेफर करोगे तो आपको आज से कंपेयर करना पड़ेगा उसको, समझ में आई बात। ठीक है, कई ज़्यादा सवाल जो आया वो इस तरह से आया कि भाई आपने या तो हिस्टोरिकल ओल्ड टाइम के मीडिया को आज के मीडिया से कंपेयर करना है, या फिर अगर एग्जैक्टली सिंपल हिस्टोरिकल का सवाल भी आएगा, वैसे अभी तक हिस्टोरिकल का डायरेक्ट सवाल आया नहीं है, तो आपने उसको रेफर करना है किसके साथ, आपने उसको डायरेक्ट लिंक करना है इसके साथ कि भाई कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज़ में ऐसे होता है। ठीक है, ठीक है, फिर आ जाता है कंटेम्प्रेरी मीडिया रेगुलेशन और प्रैक्टिस। जी जी, कंटेम्प्रेरी मीडिया रेगुलेशन। ठीक है, इसमें आप करोगे क्रॉस कल्चरल एनालिसिस, मीडिया रेगुलेशन, इसमें आप करोगे क्रॉस कल्चरल एनालिसिस। ठीक है,
जब आप क्रॉस कल्चरल एनालिसिस करोगे इसका, जैसे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के साथ आपने कर लिया, आपने कंट्री टू कंट्री क्रिएट कर लिया, ठीक है, मीडियम टू मीडियम भी कर सकते हो कि भाई डिजिटल का प्रेस के साथ, प्रेस का डिजिटल के साथ, टेलीविज़न का फिल्म के साथ, तो ये तमाम चीज़ें भी यू कैन डू दिस थिंग। तो आप क्रॉस कल्चरल और क्रॉस मीडियम एनालिसिस कर सकते हो। क्रॉस मीडियम देखें, आपने कॉन्टेक्स्ट एंड डिबेट्स के मार्क्स आपको तभी मिलेंगे जब आप इवैल्यूएट करोगे, उसकी दूसरी साइड के बारे में बात करोगे कि भाई ये बात कहाँ तक डिस्कस अगर हम यूके की बात करें तो हम सारी बॉडीज मतलब बीबीएफसी की भी बात करें, ऐसा ही क्रॉस मीडियम एनालिसिस, जी बिल्कुल ऐसा ही। इसको हम कहते हैं क्रॉस मीडियम एनालिसिस, कि आप बोल रहे हो फिल्म में ये हो रहा है, टीवी में ये हो रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास आता है जो सबसे ज़्यादा हॉट क्वेश्चन है, दैट इज़ डिजिटल मीडिया, ठीक है। अब डिजिटल मीडिया में बेटा एक चीज़ ध्यान में रखो, कंपेयर इट, डिजिटल मीडिया प्रैक्टिस में कंपेयर इट विथ फेल्ड मीडिया प्रैक्टिसेस। विथ फेल्ड और सक्सेसफुल भी से भी आप कर सकते हो कि भाई फेल्ड मीडिया रेगुलेशंस जो हो गए, या फिर फेल्ड मीडिया रेगुलेशंस लिख लो अपने पास। फेल्ड मीडिया यानी कि आपने डिजिटल मीडिया को बताया कि भाई डिजिटल मीडिया की वजह से इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू रेगुलेट मीडिया नाउअडेज। फिर आपने हाँ बताया कि भाई ये जो रेगुलेशन अप्लाई की थी, जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने की थी, ठीक है, तो वो भी अप्लाई नहीं हो सकती, वो इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है। फिर आ गया आपका फेल्ड मीडिया प्रैक्टिसेस, ये अलग से सवाल आता है, ठीक है, जिसको आप सक्सेसफुल मीडिया प्रैक्टिसेस से कंपेयर करोगे। ये अलग से सवाल है। जी जी जी, फेल्ड मीडिया प्रैक्टिसेस, रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रिक्टिव है भाई, सक्सेसफुल मीडिया प्रैक्टिसेस एंड फेल्ड मीडिया प्रैक्टिसेस, ठीक है। फिर आता है फिफ्थ, आता है हमारे पास फॉर एंड अगेंस्ट मीडिया रेगुलेशन। इसको मैं आगे डिस्कस भी करूंगा केस स्टडीज के साथ। फॉर एंड अगेंस्ट मीडिया रेगुलेशन बहुत आसान सवाल है कि भाई मीडिया रेगुलेशंस होनी भी चाहिए या मीडिया रेगुलेशंस नहीं होनी चाहिए। सही है कि भाई मीडिया स्ट्रिक्ट मीडिया रेगुलेशंस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो मेरी बात। तो अब ऑटोमेटिकली इससे होगा क्या कि आप डिफाइन करोगे कि यार ये चीज़ हमारे पास एग्जिस्ट करती भी है या एग्जिस्ट नहीं करती। एनी प्रॉब्लम टिल हियर?